नमस्कार। आज हम एक काफ़ी संवेदनशील मामले पर बात करेंगे। ये दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। जी। हमारे पास अक्टूबर 2025 तक की जो जानकारी है उसका एक सारांश है और उसी के बेस पर हम आज इस पूरी घटना को, इसकी जांच को और जो अलग अलग बातें सामने आई हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये मामला पश्चिम बंगाल का है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर रही है। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की जो परतें हैं उन्हें एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि क्या तथ्य सामने आए हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था, मतलब घटना का जो बेसिक विवरण है वो क्या है? देखिए, पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली है, जलेश्वर, बालेश्वर जिले से, 23 साल की हैं, एमबीबीएस की छात्रा हैं। दुर्गापुर में ही एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। घटना बताई जा रही है 10 अक्टूबर 2025 की देर रात की। देर रात मतलब किस समय? वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ, शायद वो भी उसी कॉलेज का हो, डिनर के लिए बाहर निकली थी। अच्छा। फिर कहा जा रहा है कि जब वो कैंपस गेट के पास थे, वहीं पर कथित तौर पर एक या शायद ज्यादा लोग थे जिन्होंने उन्हें पकड़ा और फिर उन्हें खींचकर पास में ही कोई सुनसान जगह थी, शायद हॉस्पिटल के पीछे या कोई जंगल जैसा इलाका, वहां ले गए और वहां उन पर हमला हुआ। हमला और इसके साथ लूटपाट की भी बात है। जी, ये भी आरोप है कि उनका मोबाइल फोन और कुछ कैश भी छीन लिया गया। ये तो बहुत ही भयानक बात है। पुलिस ने फिर क्या किया? जाहिर है दबाव तो बना ही होगा। हाँ, दबाव तो था। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की। पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। उसके कुछ ही समय बाद 2 और लोग पकड़े गए। तो कुल मिलाकर शुरू में 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में आ गए थे। 5 आरोपी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। वो क्या था? कुछ समय बाद पुलिस ने उस दोस्त को भी, जो लड़का पीड़िता के साथ था घटना के समय, उसे भी हिरासत में ले लिया या शायद गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जो साथ था उसी को। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब वो तो साथ में था। देखिए, पहली नजर में अजीब लग सकता है, पर ऐसा होता है। जब कोई गंभीर अपराध होता है तो पुलिस को हर एंगल से जांच करनी पड़ती है। जो व्यक्ति मौके पर मौजूद था वो एक बहुत अहम गवाह होता है, लेकिन पुलिस को ये भी देखना होता है कि कहीं उसकी कोई भूमिका तो नहीं थी। मतलब शक के दायरे में वो भी आ गया। हाँ, कह सकते हैं। उसे हिरासत में लेना जांच प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। उसके बयानों को वेरीफाई करना, घटना के क्रम को ठीक से समझना, ये सब जरूरी होता है। पर हाँ, इससे जांच और ज्यादा उलझ जरूर जाती है। समझ गया। अच्छा, तो जांच आगे कैसे बढ़ी? पुलिस ने क्या तरीके अपनाए? जांच में जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। एक तो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया। वो क्या होता है? इसमें जो गिरफ्तार लोग थे और वो दोस्त भी, उन सबको घटना स्थल पर ले जाया गया। वहां उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब दोहरा कर देखा जाता है। अच्छा, ताकि पता चले कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। हाँ, काफी हद तक। इससे बयानों में जो फर्क होता है वो सामने आ सकता है या घटना की कड़ियां जुड़ सकती हैं। इसके अलावा फोरेंसिक जांच तो चल ही रही है। फोरेंसिक में क्या? आरोपियों के घरों से कुछ कपड़े वगैरह जब्त किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। उनसे क्या पता चल सकता है? उन कपड़ों पर मिट्टी, खून के धब्बे या कोई और बायोलॉजिकल सैंपल मिल सकता है, जिससे ये साबित हो सके कि वो लोग घटनास्थल पर थे या अपराध में शामिल थे। ये फोरेंसिक सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सही है। अब उस बात पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया, शुरुआती रिपोर्टिंग और पुलिस के बयान में अंतर। शुरू में तो कई जगह इसे गैंग रेप बताया गया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू में ये शब्द खूब इस्तेमाल हुआ, गैंग रेप, और इससे लोगों में गुस्सा भी बहुत था। लेकिन फिर पुलिस ने कुछ और कहा। जी, बाद में पुलिस का जब ऑफिशियल बयान आया तो उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान और जो फिजिकल एविडेंस अब तक मिले हैं, उनके आधार पर ऐसा लगता है कि यौन हमला सिर्फ एक व्यक्ति ने किया था। सिर्फ एक ने? तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? वो 5 गिरफ्तारियां क्यों? हाँ, यहीं पर सवाल है। पुलिस ने ये भी साफ किया कि बाकियों की भूमिका की जांच चल रही है। मतलब, क्या वो लूटपाट में शामिल थे, क्या उन्होंने मुख्य आरोपी की मदद की, या वो बस वहां मौजूद थे? ये सब अभी जांच का विषय है। ये अंतर क्यों आया? मतलब शुरू में गैंग रेप की बात, फिर एक हमलावर की। क्या मीडिया ने जल्दबाजी की या पुलिस को बाद में कुछ और पता चला? देखिए, ऐसे मामलों में ना शुरुआती जानकारी अक्सर अधूरी होती है। माहौल गर्म होता है, पीड़िता सदमे में होती हैं, मीडिया पर भी खबर जल्दी देने का दबाव होता है। तो कई बार शुरुआती रिपोर्ट पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाती। पुलिस धीरे धीरे सबूत जुटाती है, बयान लेती है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार करती है, तो उनका बयान अक्सर ज्यादा पुख्ता होता है,
जो कभी-कभी शुरुआती खबरों से अलग हो सकता है। लेकिन इससे भ्रम तो फैलता है। हाँ, वो तो है। अगर कम्युनिकेशन ठीक से न हो तो जनता में भ्रम फैल सकता है और जांच पर सवाल भी उठ सकते हैं। और वो जो दोस्त था जैसे हिरासत में लिया गया, उसकी भूमिका को लेकर भी तो स्थिति साफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको लेकर थोड़ी गड़बड़ है स्थिति। कम से कम जो सारांश हमारे पास है उसके हिसाब से तो यही लगता है। वो जांच के दायरे में तो है, पर वो संदिग्ध है, गवाह है या कुछ और, ये क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि शायद पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसे बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। तो ये अस्पष्टता बनी हुई है। अच्छा, इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने भी काफी सक्रियता दिखाई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। NCW ने इसका खुद ही संज्ञान लिया, जिसे स्वतः संज्ञान कहते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने मामले को कितनी गंभीरता से लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने और सभी आरोपियों को पकड़ने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि पीड़िता को हर तरह की मेडिकल और साइकोलॉजिकल मदद दी जाए। ठीक है। और इतना ही नहीं, NCW की एक टीम दुर्गापुर गई भी थी मामले की जानकारी लेने के लिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट में पुलिस की जांच पर कुछ सवाल भी उठाए गए। हाँ, और ये बहुत अहम बात है। NCW की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, उसमें लोकल पुलिस की जांच के तरीकों पर गंभीर चिंता जताई गई है। जैसे कि? क्या चिंताएं थी? यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि रिपोर्ट के मुताबिक जो क्राइम सीन था, मतलब जहां हमला हुआ, उसे तुरंत घेरा नहीं गया, सिक्योर नहीं किया गया। ओह, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी आ जा सकता था। ऐसे में जो जरूरी फोरेंसिक सबूत होते हैं, जैसे बाल, कपड़े के रेशे, पैरों के निशान या कोई और चीज, वो नष्ट हो सकते हैं या बाहर से कोई चीज वहां आ सकती है जिससे सबूत खराब हो जाए। तो मतलब सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ गया? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर क्राइम सीन सुरक्षित नहीं है तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, जानबूझकर या अनजाने में भी। और NCW ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक खास तारीख तक घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत ठीक से उठाए ही नहीं गए थे। ये तो बहुत ही गंभीर लापरवाही लगती है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। फोरेंसिक सबूत ऐसे मामलों में अक्सर सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। अगर उन्हें समय पर और सही तरीके से इकट्ठा न किया जाए तो पूरी जांच कमजोर पड़ सकती है। ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन सब जांच और आयोग की बातों के बीच एक मानवीय पहलू भी है, पीड़िता के पिता की चिंता। जी, और ये हमें याद दिलाता है कि इन खबरों और जांच के पीछे एक परिवार है जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पीड़िता के पिता ने मीडिया में अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि वो दुर्गापुर में अपनी बेटी को लेकर डरे हुए हैं और उसे वापस उड़ीसा ले जाना चाहते हैं। ये एक पिता का डर और दर्द है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सही कहा। और ये मामला सिर्फ एक अपराध तक ही सीमित नहीं रहा, इसने कई बड़े मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। हाँ बिल्कुल, ये घटना एक तरह से कैटलिस्ट बन गई। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, खासकर कैंपस के आसपास, फिर से बहस के केंद्र में आ गया। कॉलेजों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठे। जी, प्राइवेट कॉलेजों की अपने स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या जिम्मेदारी है, इस पर बात हो रही है। पुलिस की भूमिका, उनकी संवेदनशीलता, उनकी जवाबदेही, इन सब पर चर्चा हो रही है। और हाँ, राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई है। हाँ, कुछ राजनीतिक टिप्पणियों पर तो काफी विवाद भी हुआ। सुनने में आया कि कुछ नेताओं ने, शायद मुख्यमंत्री ने भी ऐसे बयान दिए जिनकी आलोचना हुई। जी, ऐसी खबरें आई हैं। जैसे ये सवाल उठाना कि लड़कियां रात में बाहर क्यों जाती हैं, या घटना को शायद प्रेमी प्रेमिका के झगड़े जैसा दिखाने की कोशिश करना। आलोचकों का कहना है कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है, मतलब पीड़ित को ही दोष देना। इसका क्या असर होता है? देखिए, जब कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसका गलत संदेश जाता है। विक्टिम ब्लेमिंग से पीड़ित का दर्द तो बढ़ता ही है, समाज में भी ये सोच मजबूत होती है कि गलती शायद पीड़ित की ही होगी। अपराधी के बजाय पीड़ित पर फोकस चला जाता है। हाँ, ये खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल। हालांकि हम यहाँ सिर्फ उन आलोचनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो पब्लिक में आई हैं। हम खुद किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। पर यह जरूर सोचने वाली बात है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भाषा कितनी संयमित और जिम्मेदार होनी चाहिए। तो अब अक्टूबर 2025 तक की जो जानकारी है, उसके हिसाब से पुलिस का करंट स्टैंड क्या है? जांच किस दिशा में है? जो सारांश हमें मिला है उसके अनुसार पुलिस का अभी भी यही कहना है कि यौन हमले में कई लोगों के शामिल होने का नतीजा निकालना
जल्दबाजी होगी। तो मतलब अभी वो एक ही हमलावर मान रहे हैं। हाँ, फिलहाल जो सबूत हैं, पीड़िता का बयान और फिजिकल एविडेंस, वो एक ही व्यक्ति के यौन हमला करने की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बाकियों की भूमिका की जांच जारी है। वो पता लगा रहे हैं कि बाकी लोग वहां क्यों थे और क्या कर रहे थे। जी बिल्कुल। और जांच की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जांच चल रही है। फोरेंसिक सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार होगा। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन से बयानों को मिलाया जा रहा है, गवाहों से पूछताछ, टेक्निकल एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स या सीसीटीवी फुटेज अगर हो तो उनका एनालिसिस, ये सब चल रहा होगा। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो हमने दुर्गापुर मामले के कई पहलू देखे। घटना कैसे हुई, पुलिस की जांच, गिरफ्तारियां, फिर उस दोस्त की हिरासत वाला मोड़। हाँ, और वो विरोधाभासी जानकारी, गैंगरेप वर्सेस एक हमलावर, एनसीडब्ल्यू का रोल और उनकी चिंताएं, खासकर जांच प्रक्रिया को लेकर। और फिर वो व्यापक मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, संस्थानों की जिम्मेदारी और राजनीतिक बयानबाजी। बिल्कुल। तो ये साफ है कि मामला काफी उलझा हुआ है और अक्टूबर 2025 तक जांच एक अहम मोड़ पर थी। कई सवाल अभी बाकी हैं। जैसे कि सबकी असल भूमिका क्या थी, घटना असल में हुई कैसे थी? हाँ, और वो दोस्त का क्या रोल था, ये सब अभी साफ होना बाकी है। ये मामला हमें ये भी दिखाता है कि कैसे शुरुआती जानकारी वक्त के साथ बदल सकती है और पूरी सच्चाई सामने आने में समय लगता है। सही कहा। और आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह इस केस में सबूतों को संभालने और बयानों के बदलने पर चिंताएं उठी, खासकर एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट के बाद, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? जब किसी केस पर इतना पब्लिक और मीडिया प्रेशर हो, तो क्या हमारी जांच एजेंसियां निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी जांच की चुनौती से निपट पाती हैं? ये सोचना जरूरी है कि सिस्टम कैसे इस दबाव और प्रक्रिया की बारीकियों के बीच संतुलन बनाए, ताकि न्याय भी हो और जांच पर भरोसा भी कायम रहे।